हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कक्षा 5 हिंदी की व्याकरण विज्ञान का एक लेसन। ओके, हमारा ये फर्स्ट लेसन होगा। ठीक है, ओके। पाठ 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। पाठ 1 भाषा और व्याकरण। हम सबसे फर्स्ट में इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर, भाषा और व्याकरण क्या होता है। ओके बच्चों, पहली कक्षाओं में हम भाषा के संबंध में बहुत कुछ पढ़ते आए हैं। ठीक है, यानी कि आपने 3rd और 4th क्लास में भी भाषा के संबंध में पढ़ा है। अब हम जानेंगे कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी। यहाँ दिए गए चित्र भाषा के विकास की कहानी कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जो कि भाषा के विकास की कहानी कहते हैं कि भाषा किस तरह से विकसित हुई है। ओके, प्रारंभ में जब भाषा नहीं थी तब मनुष्य इशारे से अपने विचारों को व्यक्त करता था। जब सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में जब भाषा नहीं थी, लोग बोलना नहीं जानते थे, तब वे अपने जो विचार होते थे वो कैसे व्यक्त करते थे, कैसे बताते थे, एक से दूसरे तक कैसे पहुंचाते थे, तो इशारों से पहुंचाते थे। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पत्थरों चट्टानों पर कुछ संकेत या चिन्ह बनाना आरंभ कर दिए। ओके, सबसे फर्स्ट में तो इशारे से मनुष्य समझाने लगे, अपने विचारों को व्यक्त करने लगे। फिर धीरे धीरे वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कोई पत्थर पे या फिर चट्टानों पर कुछ निशान बनाना प्रारंभ कर दिया। इन संकेतों की सहायता से विचारों का आदान प्रदान कुछ सरल हो गया। ठीक है, ये जो संकेत थे इससे क्या हुआ कि कोई क्या बताना चाहता है तो उसका आदान प्रदान करना सरल हो गया। जैसे जैसे मनुष्य सभ्य होता गया वैसे उसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए एक साधन की आवश्यकता महसूस होती गई। ठीक है, जिसके फलस्वरूप भाषा बनी। ओके, जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हो गया तो उसको अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए किसकी एक साधन की जरूरत पड़ने लग गई। इसी के फलस्वरूप भाषा बनी है। आज समाज में भाषा का विशेष महत्व है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, मानव ही नहीं बल्कि जो पशु पक्षी होते हैं वो भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करते, बताते हैं, एक दूसरे को कैसे बताते हैं वो भी। लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग होती है। ठीक है, यानी कि वो जो जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं वो हमें समझ में नहीं आती है। वे विभिन्न आवाज़ों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों को आदान प्रदान करता है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है, भाषा की रचना करता है, भाषा को बनाता है और अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, अपने भावों को आदान प्रदान करता है। अतः हम कह सकते हैं कि जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार लिखकर या बोलकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार और भाव को लिखकर या फिर बोलकर बताता है, प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ये तो हो गई हमारी भाषा की परिभाषा। ओके, अब आते हैं हम भाषा के रूप के ऊपर। ठीक है, विद्यालय में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में रीना ने बहुत सुंदर और प्रभावशाली भाषण दिया। ठीक है, एक विद्यालय है उसमें भाषण प्रतियोगिता आयोजित हुई है। तो जो रीना है, इसका नाम रीना है, इसने बहुत सुंदर और बहुत अच्छा भाषण दिया है। भाषण सुनकर अध्यापिका और अन्य छात्र छात्राओं ने उसे बधाई दी, यानी कि उसका भाषण इतना अच्छा लगा कि सबने उसको बधाई दी। इस प्रसंग में रीना ने बोलकर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई है। ठीक है, उसने किस माध्यम का उपयोग किया है, बोलना, बोलने के द्वारा उसने अपनी भाषा लोगों तक पहुंचाई है। और अध्यापिका तथा छात्र छात्राओं ने उसे सुनकर बधाई दी। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। ठीक है, बोलना, बोलना क्या होता है, भाषा का मौखिक रूप होता है। पर घर पहुंचकर रीना ने विद्यालय का सारा
किस्सा पत्र में लिखकर अपनी सखी आरुणि को भेज दिया। ठीक है, वहाँ तो उसने भाषा बोला, तो जो उसने भाषण बोला है उसको मौखिक भाषा कहते हैं। और जब वो घर आई और उसने पूरी बात, पूरी कहानी उसने पत्र में लिखी, तो लिखकर जब उसने अपनी सखी को भेजा, सखी मतलब होता है सहेली, उसको भेजा, तो जो लिखा है वो लिखित रूप होता है भाषा का। ओके, लिखकर बताया है उसने अपनी सहेली को, तो वो लिखित रूप हो गया। पत्र पढ़कर आरुणि बहुत खुश हुई और उसने भी पत्र लिखकर रीना को बधाई दी। यह भाषा का लिखित रूप हो गया। ठीक है, लिखना क्या है? लिखित रूप है। भाषा भावों या विचारों को व्यक्त करने, सुनने और समझने का माध्यम है। यानी कि भाषा क्या है? अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको व्यक्त करना, उनको सुनने और समझने का माध्यम होता है। अब आते हैं हम भाषा के दो रूप के ऊपर। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है दूसरा। ओके, अब मौखिक रूप क्या होता है? मौखिक रूप भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। ओके, अभी जस्ट हमने आगे पढ़ा है मौखिक रूप जिसमें बोला जाता है। ओके, बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है, वह मौखिक रूप होता है। इसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है, पुराना रूप है भाषा का। प्राचीनतम मतलब होता है पुराना रूप। सेकंड पे हम आते हैं लिखित रूप। वह भाषा का वह रूप है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को लिखित रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, यह भाषा का कौन सा रूप है? जिसमें लिख कर बताया जाता है, अपने विचारों को लिख कर समझाया जाता है। तो यह भाषा का कौन सा रूप हुआ? लिखित रूप हुआ। ठीक है, हमने भाषा की परिभाषा पढ़ ली है, उसके रूप पढ़ लिए हैं। दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। अब हम आते हैं बोली के ऊपर। बोली क्या होता है? बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। मौखिक रूप मतलब ये भी बोली जाती है। ठीक है, बोलकर व्यक्त किया जाता है, मौखिक रूप है। बोली भी क्या है? मौखिक रूप। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि इसका क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, छोटा होता है। ठीक है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। इसमें किसी भी साहित्य की आप रचना नहीं कर सकते हो, लिख नहीं सकते हो, साहित्य को नहीं लिख सकते हो इसमें। राजस्थानी, बुंदेली आदि कई बोलियां हैं। ठीक है, बोली क्या क्या है? राजस्थानी और बुंदेली, ये क्या है? बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली जाती है। ठीक है, इस तरह से बोली भी कई तरह की होती है जो भारत के अलग अलग भागों में जिसका यूज़ किया जाता है। भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी। शुरू में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? याद रखना बेटा हो। तो कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी? 18 भाषाओं को मान्यता मिली थी। परंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है। तो वे 4 बोलियां जो अब भाषा के रूप में मान्य है इस प्रकार है। कौन सी 4 बोलियां हैं जिनको भाषा में मान्यता दे दी गई है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली और कोंकणी। तो ये भी क्या हो गई? भाषा में आ गई है। ठीक है, इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित है। कितनी भाषाएं भारत में? 22 भाषाएं। ठीक है, 22 याद रखना ये भी। ओके बेटा, 22 भाषाएं। अब यहाँ पर 22 भाषाओं के नाम दिए गए हैं। नंबर 1 असमिया, 2 बंगला, 3 बोडो, 4 डोगरी, 5 गुजराती, 6 हिंदी, 7 कन्नड़, 8 कश्मीरी, 9 कोंकणी, 10 मैथिली, 11 मलयालम, 12 मणिपुरी, 13 मराठी, 14 नेपाली, 15 उड़िया, 16 पंजाबी, 17 संस्कृत, 18 संथाली, 19 सिंधी, 20 तमिल, 21 तेलुगु, 22 उर्दू। अब हम आते हैं लिपि के ऊपर। याद रखना कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ओके, भारत में अब 22 भाषाएं हो गई हैं। लिपि
भाषा बोलते समय जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, यानी कि जो हम कुछ भी भाषा बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। ठीक है, जो ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। इन चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, ये जो चिन्ह होते हैं इनको किस ढंग से लिखा जाता है, उस ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। ठीक है, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे यहाँ दिया है आपको भाषा हिंदी, तो हिंदी भाषा की क्या लिपि है, देवनागरी। पंजाबी की लिपि गुरुमुखी। संस्कृत की लिपि देवनागरी। गुजराती की लिपि देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि रोमन। उर्दू की लिपि फारसी और मराठी की लिपि देवनागरी। इस तरह जो जितनी भाषाएं होती है उन सब भाषाओं की अपनी अपनी एक अलग लिपि होती है। ओके बेटा, अब थोड़ा सा और लिपि के रूप बारे में है। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप के द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि साहित्य की रचना किसके द्वारा हो सकती है, लिपि के द्वारा। यानी कि हम जो साहित्य लिखते हैं वो लिपि के द्वारा लिखे जा सकते हैं और उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं। विशेष, अब यहाँ क्या विशेष बात है ये भी देखना है। ओके बेटा, बच्चों क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की राजभाषा कब बनी? इनकी जो हमारी हिंदी भाषा है वो राष्ट्रीय भाषा कब बनी? ओके, तो कब बनी वो? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। ठीक है, ये आप डेट याद रखना, दिनांक याद रखना और सन याद रखना कि कब हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। और तभी से पूरे भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कभी क्वेश्चन आ जाएगा। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अब आते हैं हम व्याकरण पर। भाषा वाला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। व्याकरण, बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा को प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें कौन कराता है? व्याकरण से होता है। ठीक है, हम जिस भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो बोलते समय हो या फिर लिखते समय हो या फिर पढ़ते समय हो, तो हम उसका प्रयोग शुद्ध रूप से कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इसका ज्ञान हमें किससे मिलता है? व्याकरण से मिलता है। ओके, व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। यहाँ उदाहरण आपको कुछ दिए गए हैं। जैसे दिया है मीरा गाना गा रहा है। अब मीरा गाना गा रहा है, अब आपको पता होना चाहिए मीरा तो एक लड़की है ना, तो क्या आना चाहिए? रही है आना चाहिए ना। तो ये जो मिस्टेक है, ये जो गलती है, ठीक है, ये हमें किससे पता चलती है? व्याकरण से पता चलती है कि हमारे यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई है। कल जाना है मुंबई मुझे, ये तो सेंटेंस ही उल्टा हो गया है ना। ठीक है, यानी कि वर्ड, इसमें जो शब्द है वो इधर उधर कर दिए गए हैं, तो कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है। मैंने तेरे से नाराज हूँ, ठीक है, तो ये भी कोई अच्छे से सेंटेंस नहीं बना हुआ है। टरक, हरीश, डिब्बा, बनदर, यानी कि कितना मिस्टेक किया गया है इसमें। ठीक है, डिब्बा, बनदर, हरीश, टरक। ओके, अब यहाँ देखते हैं क्या क्या मिस्टेक है। अपने चारों उदाहरण देखें। ठीक है ना, आपने चारों उदाहरण देखें, ये 4 एग्जाम्पल देखें, सभी में कुछ ना कुछ अशुद्धि है। पहले उदाहरण में लिंग संबंधी अशुद्धि है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला था लिंग, ये स्त्रीलिंग है मीरा। ठीक है, तो रही है आना चाहिए। देखो शुद्ध रूप क्या है? मेरा गाना गा रही है, ये लिंग संबंधी अशुद्धि है। ओके, अब आता है दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में पद क्रम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, यानी कि इसमें जो शब्द है इसको उधर उधर कर दिया, उसका पद चेंज कर दिया, तो पद क्रम संबंधी अशुद्धि है, अर्थात शब्दों को सही क्रम में प्रयोग नहीं किया गया है। इसका शुद्ध रूप क्या बनेगा? मुझे कल मुंबई जाना है।
तीसरे उदाहरण में क्या है, शब्दों का अशुद्ध प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैंने नहीं आता है, मैं तुमसे नाराज हूँ। ओके, मैं तुमसे नाराज हूँ। अब आते हैं हम चौथे उदाहरण पे। ठीक है, चौथे उदाहरण में आपको दिया है ट्रक, ट्रक दिया था वहां पर। हरीश, र में छोटी की मात्रा दी थी। डब्बा है ना, तो ये डिब्बा। बंदर, तो ये बंदर। जिस प्रकार नदी का बहाव नियंत्रित होता है, तो नदियों पर बांध बनकर पानी के बहाव को नियंत्रित किया जाता है। उसी प्रकार व्याकरण जो है वो भाषा की अशुद्धि को दूर कर उसके शुद्ध प्रयोग का ज्ञान देता है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है नदी का। जिस तरह नदी बहती रहती है, ठीक है, उसके बहाव अनियंत्रित हो जाता है, तो वो ज़्यादा ऊपर से बहने लग जाती है। तो नदियों पे क्या बनाया जाता है, बांध बनाकर पानी के बहाव को नियंत्रित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। उसी प्रकार जो व्याकरण होता है वो भी क्या करता है, हमारी भाषा की जो अशुद्धि होती है उसको दूर करके शुद्ध रूप में हमें ज्ञान देता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण कहलाता है। ओके, अब यहाँ पर आओ दोहरा है। ठीक है, यहाँ पर मेन पॉइंट्स दिए गए हैं आपको जो याद रखने योग्य हैं। सभ्यता के विकास के साथ साथ भाषा का विकास हुआ। भाषा के दो रूप, मौखिक और लिखित। ठीक है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से कौशल है, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ये 4 कौशल होते हैं, याद रखना बेटा। ओके, भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। सॉरी, बोली का क्षेत्र कैसा होता है, सीमित होता है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं, यानी कि भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष लिपि होती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा बनी। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है, व्याकरण। ओके बच्चों, आप सभी इस चैप्टर को एक एक बार और रीड करना। ठीक है बेटा, और कोई प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे शेयर करना। थैंक यू बेटा। ओके, बाय बेटा।